नमस्कार साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की जो हाल फिलहाल में होने वाली जो भर्तियां हैं। ठीक है, उनमें जो राजस्थान का जो साहित्य भाषा साहित्य टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैंने राजस्थानी भाषा से संबंधित एक वीडियो डाला था जिसको मैंने भाग दिया फर्स्ट, और उसके बाद राजस्थानी का साहित्य के बारे में डाला था, उसका दिया भाग 2। और दूसरा जो ये तीसरा इसका वीडियो है साहित्य का दूसरा है, जिसमें गद्य और पद्य की जो विशिष्ट शैलियाँ हैं वो भाग 3 में है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन 20 MCQ क्वेश्चन, ठीक है, और प्लस में इसके साथ जो ये गद्य पद्य जो राजस्थान साहित्य है इसका विस्तृत विवरण को जानेंगे। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड और RPSC द्वारा जहां से ये परीक्षा में कंटेंट बनाए जाते हैं वहीं से लिया गया ऑथेंटिक कंटेंट है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं ख्यात। ठीक है दोस्तों, ख्यात क्या चीज़ होती है? ख्यात है जो देशी राज्यों में, ठीक है, राजाओं ने क्या किया था, अपने जो सम्मान है उनकी जो सफलताओं को और जो उन्होंने विशेष कार्य किया था, सम्मान सफलता और विशेष कार्य आदि का उनका जो विवरण था, उनका इतिहास लिखवा कर संचित किया था। यह इतिहास ही क्या कहलाता है? ख्यात कहलाता है। जैसे हम बात करें दयाल ख्यात, दयाल जो ख्यात है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो उसमें बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास सिंचित है। इसके बाद में हम एक और ख्यात को जानेंगे हैं, वो ख्यात है मुहैणोत नैणशिरी। ठीक है, इनके द्वारा मुहैणोत नैणशिरी ने क्या किया था? मुहैणोत नैणशिरी ख्यात नाम से एक ख्यात लिखी। इस परंपरा की यह जो ख्यात है विशिष्ट रचना रही है। ठीक है, विशिष्ट रचना रही है। ठीक है, अब इस पे आधारित हम ख्यात से आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न अपन इसमें कर लेते हैं। पहले प्रश्न देखिए, राजस्थानी साहित्य में जो ख्यात परंपरा की मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित है? जो ख्यात की जो मूल प्रवृत्ति किससे? लोक कथाओं से संकलित, संत साहित्य से के प्रचार से, राजाओं द्वारा अपने राज्य के इतिहास के लेखन से, धार्मिक अनुष्ठानों के वर्णन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजाओं द्वारा अपने राज्य का इतिहास लेखन से मतलब होता है ख्यात। ठीक है, देखो, ख्यात है ये मूलतः राजकीय इतिहास का संचित रूप है। अगला हमारा प्रश्न है इसी ख्यात पर है दोस्तों। मुहैणोत नैणशिरी जो ख्यात है कि परंपरा की विशिष्ट रचना कहने का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि जो मुहैणोत नैणशिरी ख्यात है को परंपरा की विशिष्ट रचना कहने का क्या कारण है? इसका कारण दोस्तों एक ही है, क्योंकि यह ख्यात परंपरा का सर्वाधिक व्यवस्थित उदाहरण है। क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारा प्रश्न है वह है वचनिका। देखो, वचनिका से पहले पढ़ेंगे, फिर वचनिका से संबंधित प्रश्न को जानेंगे। ठीक है, वचनिका जो शब्द है दोस्तों, ये संस्कृत के वचन शब्द से बना है। वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। संस्कृत का जो वचन शब्द है, इससे जो वचनिका बनी है, ये काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो वचनिका एक तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें क्या है? अंत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी बहुत हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं की हम बात करें, वो है एक तो शिवदास गार्डन द्वारा जो कृत रचना है वो है अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास जो खिंचीरी वचनिका है वो किसने कृत की थी? वो शिवदास गार्डन ने। और एक खड़िया जग्गा ने एक और जो वचनिका कही वो उस वचनिका नाम है राठौर रतन सिंह जो महेशदा सोतरी वचनिका। ठीक है, राठौर रतन सिंह जी की वचनिका है ना वो। ठीक है, ये किसने लिखी थी? खड़िया जग्गा ने। और शिवदास गार्डन ने अचलदास खिंचीरी वचनिका लिखी। ठीक है, इसकी प्रमुख है। अब वचनिका से संबंधित हम कुछ प्रश्न जान लेते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ देखिए, केवल वचनिका को काव्य विधा के रूप में पहचानने का प्रमुख आधार क्या है? यह दोस्तों
यह तुकांत गद्य पद्य रचना जो अत्यनु अनुप्रांश है उसमें उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला वचनिका से और जो दवावेत है उससे संबंधित है दोस्तों, दोनों को मिला के किया गया है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, वचनिका और जो दवावेत के मूल अंतर का सही युग्म जानिए। देखो जो वचनिका है वो संस्कृतनिष्ठ होती है, जबकि दवावेत होती है वो उर्दू फारसी मिश्रित होती है। इसका बी राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, दवावेत को पढ़ते हैं फिर इससे संबंधित प्रश्न भी जानेंगे। ठीक है, दवावेत है ये दोस्तों ये एक कलात्मक गद्य का अन्य रूप है जो वचनिका काव्य का रूप की तरह है। फ़र्क इतना ही है क्योंकि यह वचनिका राजस्थान में लिखी जाती है, राजस्थानी में, जबकि दवावेत है वो उर्दू और फारसी के मिश्रित होती शब्दों में होती है। इसमें और क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए इसमें ये होता है कि कथा के जो नायक का गुणगान होता है, इसमें राज्य वैभव होता है, युद्ध और आखेट होता है, नखशिख आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। किस किस का वर्णन होता है इसमें, जो नायक का जो गुणगान करता है कथा में, राज्य का वैभव, युद्ध, आखेट और नवशिख आदि का जो वर्णन है वो तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। किसमें, दवावेत में होता है। अब हम कुछ दवावेत को जान लेते हैं। अखमाल देवडारी दवावेत है एक, इसके बाद महाराणा जवान सिंहरी दवावेत है और राजा जय सिंहरी दवावेत इसके प्रमुख दवावेत ग्रंथ है। इससे संबंधित प्रश्न को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय दवावेत का काव्य का प्रमुख का तत्व नहीं है। इसमें क्या है, नायक का गुणगान होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्य वैभव का वर्णन बिल्कुल सही है। संतों की अनुभूति, इसमें संतों की अनुभूति नहीं होती, अभी अपनों ने ऊपर पढ़ा था। इसमें युद्ध और आखेट का भी वर्णन होता है, ये राइट आंसर रहेगा इसका सी, ये नहीं होता संतों की अनुभूति। ठीक है, अब हम जान लेते हैं वात और फिर वात से संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए, कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विशेष विधा है, यानी जो कहानी की तरह ही बात होती है, जो कहनी जाती है और सुनने की विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला क्या बरता है, हुंकारा, यानी बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे कथाकार को ऐसे लगे कि श्रोता क्या ले रहा है, रुचि ले रहे हैं, उसी को ही हुंकारा कहते हैं देता है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, यह गद्य पद्य और गद्य पद में तीनों रूप में बातें मिलती है। हम बात करें कुछ बातों के बारे में तो राव अमर सिंह रिवात, खिंचिया रिवात, पाबूजी रिवात, कानड़दे रिवात, अतलजास खिंची रिवात आदि प्रमुख बातें हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न है हमारा छठा, वो यहाँ देख लीजिए कि वात की जो विधा है, ठीक है साथियों, जो वात की विधा है वो कथन प्रणाली की विशिष्ट बनाने का तत्व कौन सा है। यह केवल गद्य पद्य प्रयोग में होता है, नहीं केवल इसमें भी नहीं होता, श्रोता द्वारा किए जाने वाला हुंकारा ही इसमें विशिष्ट तत्व माना जाता है। इसमें जो वाद जो कहता है वो कहता चला जाता है और श्रोता द्वारा इसमें हुंकारा भरा जाता है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला हमारा इसी से संबंधित प्रश्न है वातों की जो संरचना है, ठीक है, से संबंधित कौन सा कथन सही है। यह केवल गद्यात्मक होती है, यह केवल पद्यात्मक होती है, गद्य पद्य और गद्य पद्य तीनों रूपों में होती है। बिल्कुल ये तीनों रूपों में पाई जाती है, सी है। केवल नहीं कह सकते अपन, केवल ये नहीं कह सकती, ये तीनों रूपों में बात होती है। ठीक है, अब अगली हमारा जो है जो गद्य पद्य की जो शैली है हमारी जमाल, ठीक है, जमाल से संबंधित अपन करेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जो जमाल है राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। कौन सा है, मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे की अंतिम चरण को दोहराया जाता है।
पहले चरण में तो आप पूरा दोहा करोगे बोला जाता है इसमें, फिर 5वें चरण में दोहे की अंतिम चरण को दोहराया जाता है। और जमाल है वो कौन सी प्रसिद्ध है, राव इंद्र सिंह जमाल प्रसिद्ध है। ठीक है, अब जमाल से संबंधित जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, वो ये है, यहाँ देख लीजिए, जमाल छंद की संरचनात्मक विशेषता क्या है। ये 24 अक्षर का यह गण होता है। गलत, पहले पूरा दोहा, पांचवें चरण में अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है। हमारा बी राइट आंसर रहेगा। अभी आपने ऊपर देखो, इसमें ये लाइन है थी, ठीक है। इसमें अगर हम जमाल का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हम बात करें झूलना क्या है, फिर झूलना से संबंधित हमें प्रश्न भी करेंगे। प्रश्न है क्यों इस झूलना है, वो भी एक प्रकार का राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। इसमें क्या होता है, ये झूलना होता है, ये 24 अक्षरों का होता है। ठीक है, इसमें जो जो वर्ण होते हैं, वर्ण के छंद के अंत में यगण होता है। जिसे बात करें प्रसिद्ध झूलना की, अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवड़ो रा झूलना आदि प्रमुख रचनाएं हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है साथियों, वो प्रश्न ये है, देखो यहाँ पे कि जमाल छंद की संरचनात्मक विशेषताएं क्या है। 24 अक्षर एवं यगण, बिल्कुल यही ए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगला हम जानते हैं, एक और प्रश्न है झूलना से संबंधित, ये है झूलना छंद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह वर्णित छंद नहीं है, इसके अंत में यगण होता है, यह केवल संत साहित्य में मिलता है, यह दोहे पे आधारित है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके अंत में यगण होता है। ठीक है, यही कथन हमारा सत्य रहेगा इसके अंत में। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है पर्ची। पर्ची क्या होती है, संत महात्माओं के जीवन का परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में, ठीक है ना, यहाँ पद्यबद्ध रचना में, स्टेटमेंट में अगर गद्यबद्ध रचना लिखी तो गलत हो जाएगा। पद्यबद्ध रचना में मिलता है तो उन्हें पर्ची कहते हैं। संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पिंपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। इससे संबंधित प्रश्न है हमारा, वो है 10वां। देख लीजिए प्रश्न हमारा ये है, यहाँ देखो प्रश्न हमारा ये एक संत महात्माओं के जीवन में, संत महात्माओं के जीवन चरित्र के पद्यबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाली विधा कौन सी है, वो है पर्ची। राइट हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला हम बात करते हैं प्रकाश, और फिर हम जानेंगे प्रकाश से संबंधित प्रश्न। ठीक है, प्रकाश में क्या होता है, किसी वंश या व्यक्ति विशेष, यहाँ व्यक्ति विशेष शब्द जरूर मिलेगा, उनकी जो उपलब्धियां है या उनकी जो घटनाओं पर विशेष प्रकाश डालने वाली कृतियों को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। हम बात करें किशोरदास की राजप्रकाश, जो आस या मानसीय का महायश प्रकाश, ठीक है, और कवि या कर्णिदान का सूरज प्रकाश से प्रमुख ग्रंथ है। किशोरदास की कौन सी है, राजप्रकाश, आस्या मानसी कौन सी है, मायस प्रकाश, और कविया कर्णिदान की कौन सी है, सूरज प्रकाश। इससे संबंधित जो प्रश्न है 11वां, वो इस प्रकार है, प्रकाश ग्रंथों की विषय वस्तु में केंद्रित होती है, लोक कथाओं पर, किसी वंश या व्यक्ति की उपलब्धियों पर। बी राइट आंसर हो जाएगा, अभी अपनों ने यही देखा था। अगला हमारा प्रश्न है मर्ष्या से संबंधित। पहले मर्ष्या को पढ़ते हैं, फिर इससे संबंधित प्रश्न को जानते हैं। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्ष्या काव्यों की रचना की गई है। इसमें उस व्यक्ति के जो चरित्र गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। यानी जो मर्ष्या होती है उसमें चारित्रिक गुणों का तो विकास होता ही होता है, उसके अलावा उनके जो महान कार्य थे वो मर्ष्या में भी लिखे जाते हैं। हम बात करें कि किसकी मर्ष्या प्रसिद्ध है, जो राणे
जगपत राम मर्ष्या मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखवाया गया था। जो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए कौन सा मर्ष्य लिखाया गया था? राणे जगपत राम मर्ष्य। ठीक है, अब इस मर्ष्य से संबंधित हमारा एक 12वां प्रश्न है, वो जान लेते हैं। देखो, मर्ष्य काव्य का प्रमुख उद्देश्य है मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करना। सी हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला हम टॉपिक जानते हैं रासो। ठीक है, रासो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का विस्तृत विवरणन हो उसे क्या कहते हैं? रासो कहते हैं। यानी ऐसा कोई काव्य ग्रंथ जिसमें राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता आदि का विस्तृत विवरण हो उसे क्या कहते हैं? रासो। रासो की हम बात करें, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये किसकी है? चंद्रबरदाई की है। बिसल देव रासो, ये किसने लिखी? नरपति नाला ने। संगत रासो, ये किसकी है? गिरधर आसिया की। खुमान रासो, दलपत विजय। ठीक है, और रतन रासो कुंभकर्ण। रतन रासो किसकी है? कुंभकर्ण री। ठीक है, अब जोधराज द्वारा कौन सा रासो? हमीर रासो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रासो है, ये आपकी याद होना चाहिए दोस्तों, कि एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। हमीर रासो किसकी है? जोधराज की। रतन रासो किसकी है? कुंभकर्ण की। खुमान रासो दलपति विजय की। संगत रासो गिरधराशिया की। बिसल देव रासो नरपति नाला की। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। ये रासो याद होनी चाहिए। इससे संबंधित जो प्रश्न है, मोतीलाल मेनारिया की परिभाषा के अनुसार रासो का मुख्य विषय क्या है? इसमें राजा की कीर्ति और विजय और वीरता का विवरण होता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, इसी से संबंधित है। जो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो की परंपरा से संबंधित नहीं है? पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है, खुमान रासो है, राज प्रकाश इसमें नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। नहीं पूछा है तो अगला हमारा प्रश्न है कि रूपक हैं। पहले हम रूपक को जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ रूपक क्या है? किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को स्वरूप दर्शाने वाली, कौन सी? उस वंश की व्यक्ति विशेष को स्वरूप दर्शाने वाली काव्य कीर्ति को ही क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। स्वरूप दिखाएगा दोस्तों। इसमें हम बात करें गजगुण रूपक, जो रूपक गोगा जीरो, राज रूपक आदि ही राज रूपक है। रूपक गोगा जीरो है, गजगुण रूपक है, ये प्रमुख रूपक काव्य प्रसिद्ध है। हम बात करें विगत की। ठीक है, विगत की बात करें, विगत से संबंधित है ना, ये क्या है? किसी विषय का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार है, राज्य क्षेत्र में प्रमुख व्यक्ति है, उसकी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। यानी हम बात करें, विगत है जो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी है। जो मुहैणोत नैणसी ने की मारवाड़ प्रगणा री विगत लिखी थी। इसमें परगने की आबादी, रेख, भूमि की सम, फसलों का हाल, सिंचाई साधन आदि जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, इससे संबंधित जो हमारा 15वां प्रश्न है उसको हम जान लेते हैं। विगत ग्रंथों का महत्व किस दृष्टि से अधिक है? तो ऐतिहासिक है, आर्थिक, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा इसी से संबंधित प्रश्न है, मारवाड़ प्रगणा विगत कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? जो मारवाड़ प्रगणा जो विगत है, जो किसने लिखी थी? मुहैणोत नैणसी ने लिखी थी। इसमें जानकारी है जनसंख्या से संबंधित, भूमि से संबंधित, फसल और सिंचाई से। सी हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला हम बात करें वैली, तो वैली पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित प्रश्न को भी जानेंगे। वैली ग्रंथ वेलियो छंद में लिखे जाते हैं। जो वैली किस छंद में लिखी जाती है? वेलियो में। इसके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक, ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जेतावत री वैली, रतन सिंह खिवावत री वैली, राव रतन री वैली इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। वैली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी जो वैली किशन रुक्मणी री प्रमुख है। अब बात आते हैं जो वैली ग्रंथ है वो किस छंद में लिखा जाता
है, तो वेली है तो ये वेलियो छंद में लिखा जाता है। इसका राइट आंसर सी आ जाएगा हमारा। अगला हम बात करें साखी, ठीक है ना। तो साखी और फिर हम साकी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। साकी साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं के संत कवियों ने अपने अनुभव और किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में हम बात करें सोरठा छंद प्रयुक्त होता है। साखी में कौन सा छंद प्रयुक्त होता है? सोरठा में। जिनमें कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध है। कबीर की क्या प्रसिद्ध है? साखियाँ प्रसिद्ध है। साखी व काव्य की मुख्यतः किस छंद का प्रयोग मिलता है? तो प्रश्न है हमारा, जो साखी काव्य है सामान्यतः किस छंद का प्रयोग मिलता है? तो साखी में सोरठा का अभी अपनों ने पढ़ा था, सोरठा छंद का प्रयोग होता है। बी राइट हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला हम बात करें श्लोका, ठीक है। श्लोका एक साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा किए गए हैं, इसलिए जन साधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाए जाते हैं। राव अमर सिंह रा श्लोका, जो अजमाल जी रो श्लोको, राठौड़ कुशल सिंह रो श्लोको, बाटी के हर सिंह रो श्लोको आदि प्रमुख श्लोके प्रसिद्ध है। अगला हम बात करें इसमें जो श्लोके होते हैं उससे संबंधित कौन सा प्रश्न है? जो श्लोका काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ये जनसाधारण की भावनाओं की अभिव्यक्ति पर आधारित होती हैं। सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुलंबित जो है सही है? ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करें तो अभी अपनों ने बात की कबीर की, इसने कहा कबीर की पर्ची, और यहाँ भी इसमें अपने बात करें जो साखी है, साखी भी कबीर द्वारा लिखी गई थी साखियाँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका माना जाए, अगर कबीर ने पर्ची और साखी दोनों थी तो इस ऑप्शन को एक बार मैं यहाँ पे साखी भी दोनों थी, अगर इसको साखी लिया माना जाए तो ये कथन गलत होगा, ठीक है। अपने को सही से पहचानना है, एक बार इसको आप साखी मान के चलिए, यहाँ पर्ची की जगह है, ठीक है। सही सुलेमित करना है आपको, यहाँ साखी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर्ची का मानेंगे तो, क्योंकि अपन उत्तर ए और सी दोनों कर देते हैं, क्योंकि कबीर की पर्ची भी है साखी भी है, ये हमारा गलत है। मुढ़े नोट से क्या सही है? कर्णिदान प्रकाश है ना कि मर्ष्या, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों हो जाता है। अगर यहाँ पर्ची को गलत माने साखी को सही माने तो हमारा उत्तर सी हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।